ठीक है। टाइप ऑफ पावर प्लांट में आप देखो, पहला पावर प्लांट दिया हुआ है थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड, जो हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। इसमें जो फ्यूल यूज होगा वो फ्यूल क्या होगा, सॉलिड फ्यूल होगा, जिसको हम कोल बोलते हैं। कोयला जो है वो यूज करते हैं हम एज अ फ्यूल। सेकेंड है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में इनपुट एनर्जी क्या होती है, इनपुट एनर्जी आपको वाटर की एनर्जी होती है। वाटर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इनपुट एनर्जी होती है। एंड थर्मल पावर प्लांट में इनपुट एनर्जी क्या होती है, कोल को बर्न करने के बाद जो हीट जनरेट होता है, तो हीट लिबरेटेड बाय द कोल आफ्टर कंबशन, वो क्या होगा, इनपुट एनर्जी। तो यहाँ पे हीट एनर्जी इनपुट एनर्जी है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपका जो इनपुट एनर्जी है, वो इनपुट एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कहाँ से आएगा, तो वाटर को हम क्या करते हैं, डैम में स्टोर करते हैं। डैम सम हाइट पे होता है, ठीक है। एंड कोई भी बॉडी अगर सम हाइट पे हो तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एंड जब वो सम हाइट से वाटर फ्लो होकर थ्रू पेनस्टॉक नोजल से होता हुआ टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा, तो पावर स्टेशन जो होता है, जो टरबाइन हाउस होता है, वो बिलो डैम होता है। मीन्स डैम सम हाइट पे कुछ, जैसे बिहार का लोकेशन ऐसा है कि यहाँ पे डैम बना नहीं सकते। मीन्स डैम बनाएंगे भी तो कितने हाइट तक वाटर को स्टोर करेंगे। लेकिन जहाँ पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में आप क्या कर सकते हो, वाटर को 500 फीट 1000 फीट तक इस तरह से आप वाटर को स्टोर कर सकते हो, या 200-400 फीट, है ना। एंड उतने फीट तक वाटर को स्टोर करके, एंड उसको जो उसका लोकेशन पहाड़ी एरिया कैसा होता है, ऊपर नीचे होता है, बहुत खाई होता है, ठीक है। तो नीचे हम क्या कर सकते हैं, उसका स्टेशन जो टरबाइन हाउस होगा, टरबाइन हाउस को नीचे लोकेट कर सकते हैं 200-300 फीट नीचे। एंड देन वाटर को फ्लो कराते हुए थ्रू पेन स्टॉक, मीन्स एक पाइप के थ्रू वाटर को फ्लो कराते हुए अगर हम टरबाइन हाउस पे ले आते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, वाटर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी यूज्ड टू रन द टरबाइन, ठीक है। टरबाइन पे जब वाटर स्ट्राइक करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा, एंड उस फोर्स की वजह से टरबाइन रोटेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। तो ये सारा इसमें है। बट इनपुट एनर्जी आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इनपुट एनर्जी क्या है, तो इनपुट एनर्जी है वाटर के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, अगेन नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इनपुट एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूल, है ना। न्यूक्लियर फ्यूल यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यूक्लियर रॉड, ठीक है। जो जैसे यूरेनियम रॉड हो गया, यूरेनियम रॉड को आप फिजन करा सकते हो, एंड फिजन, ड्यूरिंग फिजन क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एंड उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं वाटर हीटिंग के लिए, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगेन हम इसको बोल सकते हैं कि एक स्टीम टरबाइन ही है, बस यहाँ पे सिर्फ इनपुट एनर्जी जो मिल रही है वो यूरेनियम से मिल रही है, राइट। यूरेनियम का फिजन से मिल रहा है। एंड थर्मल पावर स्टेशन में क्या हो रहा है, वहां पे जो इनपुट एनर्जी हीट के फॉर्म में मिल रही है वो कोल को बर्न करने से मिल रहा है। तो दोनों में बेसिक इतना ही डिफरेंस है, दोनों थर्मल पावर स्टेशन ही हुआ, लेकिन न्यूक्लियर में जो थर्मल एनर्जी मिल रही है वो ड्यू टू फिजन ऑफ यूरेनियम रॉड, ठीक है। हेलो, सुन रहे हो आप लोग? यस सर, आवाज आ रही है ना? ओके, ठीक है। यस सर। थर्ड ईयर के बहुत कम लोग प्रेजेंट रहते हैं, क्या बात है। सेकेंड ईयर में 30-40 स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड ईयर के स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ 14-15, आज 8 ही स्टूडेंट प्रेजेंट है, 7 स्टूडेंट, एंड 14-15 से ज्यादा आते नहीं है ऑनलाइन। और आप लोग ग्रुप में बोलो लेक्चर अटेंड करने के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है डीजल इंजन पावर प्लांट। डीजल इंजन पावर प्लांट में क्या होता है,
सिंपल डीजल इंजन जैसे आप ये यूज करते हो, डीजल जो जनरेटर सेट आता है, हर शादी वगैरह में जनरेटर सेट हम यूज करते हैं, या सिटी वगैरह में जनरेटर सेट होता है जो बिजली कटने के बाद पावर सप्लाई करता है। बहुत सारे लोग जनरेटर सेट रखते हैं। ठीक है, तो जनरेटर एक तो वो हो गया बहुत ही छोटे लेवल पे। एंड जहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन नहीं बैठ सकता है, मीन्स वहाँ पे वैसा लोकेशन नहीं है, बहुत ही दूर एरिया है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डीजल इंजन पावर प्लांट बैठा सकते हैं। तो यही जनरेटर का ही रूप रहेगा, एक बड़ा रूप रहेगा, जिसमें इनपुट एनर्जी क्या होगी, डीजल। तो डीजल के पास जो केमिकल एनर्जी है वो इनपुट एनर्जी होगी। डीजल को बर्न करने के बाद क्या होगा, हमें हीट लिबरेट होगी एंड हीट से पिस्टन वगैरह मूव करेगा। ठीक है, तो डीजल इंजन में इनपुट एनर्जी होगी केमिकल एनर्जी ऑफ डीजल। ओके, नेक्स्ट है गैस टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन पावर प्लांट में हम गैस यूज करते हैं। गैस को हाई प्रेशर टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। नेचुरल गैसेस वगैरह जो आते हैं वो नेचुरल गैसेस को बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस को बर्न करके हाई प्रेशर टेम्परेचर, यहाँ पे क्या होगा, बर्नट गैस प्रोड्यूस होगा। यानी जो गैस को बर्न करने के बाद जो बर्नट उसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो वेरी हाई प्रेशर टेम्परेचर पे होगा। एंड देन उसको हम एक्सपैंड करते हैं किस पे, टरबाइन पे। तो हाई प्रेशर टेम्परेचर गैस जो बर्नट गैस है वो जाकर टरबाइन को स्ट्राइक करेगा एंड टरबाइन पे क्या होगा, टरबाइन को एक फोर्स अप्लाई करेगा, देन टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट होगा एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो गैस टरबाइन पावर प्लांट, इसमें इनपुट एनर्जी जो होगी गैस, कोई भी नेचुरल गैस हम यूज करेंगे एंड नेचुरल गैस से हम इसको बर्न कर सकते, ये कर सकते हैं। ठीक है, पावर प्लांट को रन कर सकते हैं। विंड पावर प्लांट में क्या होता है, विंड पावर प्लांट में जो विंड की वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम यूज करते हैं। तो ये हर एरिया में विंड पावर प्लांट नहीं बैठाया जा सकता है। ऐसे जगह पे जहाँ पे विंड की कंटिन्यूअस स्पीड हो, मीन्स ये नहीं कि दिन में एकदम शांत हो जाए फिर रात में कुछ देर हवा चले, ऐसा नहीं। वैसे जगह पे फिर विंड पावर प्लांट बैठाएंगे तो फिर उतना यूजफुल नहीं होगा। समझो 8-10 घंटे रन होगा, बाकी टाइम आइडल रहेगा, तो वहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा सिलेक्शन यानी साइट लोग सिलेक्ट किया जाता है जहाँ पे क्या हो, विंड की कंटिन्यूअस स्पीड हो। ठीक है, जैसे सी शोर, समंदर का किनारा, उस साइड में भी होता है कंटिन्यूअस समंदर से हवा चलती है। देन कुछ पहाड़ी लोकेशन होते हैं जहाँ पे कंटिन्यूअस हवा चलती रहती है, तो ऐसे जगह पे विंड पावर प्लांट बैठाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट एनर्जी विंड की काइनेटिक एनर्जी है। सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टाइक सेल वगैरह यूज करते हैं एंड बड़े बड़े सोलर कलेक्टर प्लेट यूज किया जाता है पैराबोलिक शेप का। एंड सोलर रेज जो है, सोलर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहे हैं सन से, उसको हम कलेक्ट करके एक पॉइंट पे डायरेक्ट करते हैं। मीन्स समझो पैराबोला, सबको पता है पैराबोला, पैराबोला क्या होता है, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे पैराबोला। यस सर, एक कर्व शेप का होता है। ठीक है, एंड उसका एक लोकस होता है। ठीक है, उसका एक लोकस होता है जिसपे कहीं से भी रेज आएगा पैराबोला, पैराबोलिक सरफेस पे, तो उस लोकस पे यानी उसका जो फोकस है उस फोकल पे पॉइंट पे ही जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फोकल पॉइंट पे एक टैंक बैठा देंगे जिसमें वाटर होगा एंड एक बड़ा सा कलेक्टर प्लेट बनाएंगे, पैराबोलिक कलेक्टर प्लेट। तो जो सोलर रेज आ रहा है वो सारा कलेक्ट होकर कहाँ पे पॉइंट होगा, फोकस के पास। एंड फोकस पे क्या रखा हुआ है, एक टैंक है, कॉपर प्लेट रहेगा या कॉपर की पाइपिंग होगी जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये सारा रेज अगर एक पॉइंट पे आकर कलेक्ट हो, जैसे आप लोग कभी बचपन में एक्सपेरिमेंट किए होंगे कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस से। ठीक है, क्या होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, एंड कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस।
तो कॉन्वेक्स लेंस से आप देखोगे कि पेपर को जला सकते हो आप। सन की तरफ कॉन्वेक्स लेंस को ये करो, डायरेक्ट करो एंड पीछे एक पेपर रखो। तो अगर उसके फोकल पॉइंट पे पेपर को रखते हो तो सारा रेस क्या हो रहा है, फोकल पॉइंट पे कलेक्ट हो रहा है एंड उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहां पे जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा एंड पेपर बर्न हो सकता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट बचपन में शायद किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, लेकिन ठीक है। आपको यह समझ में आ रहा है ना कि सन से जो भी रेज आएगा एक पैराबोलिक प्लेट, कलेक्टर प्लेट पे पड़ेगा, तो वो सारा कहाँ पे आएगा, रेज फोकस पे कलेक्ट होगा, फोकस से पास होगा एंड फोकस पे हमने अगर एक टैंक रख दिया जिसमें वाटर है तो वाटर की हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आपका सोलर पावर प्लांट में। सोलर पावर प्लांट में दूसरा क्या करते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल यूज करते हैं एंड फोटोवोल्टाइक सेल से आप क्या करते हो, बैटरी को चार्ज करते हो एंड बैटरी से आप उसको यूज करोगे। बैटरी चार्ज होने के बाद कोई चीज भी, फैन रन करना है, बल्ब जलाना है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका दो टाइप का है, एक तो बड़ा बड़ा पावर प्लांट बैठता है जिसमें पैराबोलिक कलेक्टर प्लेट बैठाया जाता है एंड दूसरा होता है फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। तो ये दो टाइप का है सोलर पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट, टाइडल क्या होता है, टाइड, टाइड सुना है आपने, हेलो, आप लोगों ने टाइड सुना है कभी, टाइड, हेलो, माइंड में भी नहीं आ रहा है। टाइड, टाइड क्या होता है, टाइड, नहीं पता, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ टाइड क्या होता है। समंदर का लहर पता है, समंदर में लहर होता है, बहुत बड़ा बड़ा लहर आता है, यस हेलो, सर। हाँ समंदर में जो लहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइड, ठीक है ना। तो गाइड यस। ठीक है, समंदर में जो लहर आता है उसको टाइड बोलते हैं। तो टाइडल पावर प्लांट समंदर में जो लहर है, तो उस लहर में देखते हो एक फोर्स रहता है, उसके पास एनर्जी होती है एंड अगर उस एनर्जी को हार्नेस करने का, उसको यानी यूज करने का कोई मशीन बनाया जाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइडल पावर प्लांट। मीन्स टाइड, बड़े बड़े टाइड जो आते हैं उसके पास क्या रहता है, प्रेशर उसमें रहता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है एंड अगर किसी ब्लेड पे आकर वो हिट करता है टाइड, तो क्या होगा, ब्लेड पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, एंड उस फोर्स की वजह से ब्लेड रोटेट हो सकता है। तो ये समंदर में बैठाया जाता है टाइडल पावर प्लांट एंड जो समंदर में टाइड, छोटे छोटे टाइड आते रहते हैं, उस टाइड के पास जो एनर्जी है उसको यूज किया जाता है आपको, ठीक है ना। पावर जनरेशन के लिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या है, इसमें ये क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। एक मिनट वेट करो। हेलो, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये कोई बता सकते हो, ओशन थर्मल एनर्जी क्या है। ओशन समंदर हुआ, समंदर में थर्मल एनर्जी कहाँ से आएगा,
हीट कहाँ से आएगा? हेलो सर जब टाइड एक दूसरे से टकराता होगा तब आता होगा सर। नहीं, टाइड से नहीं। जैसे डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में क्या होगा, समंदर का सरफेस जो है, जो वाटर सरफेस है टॉप पे, जैसे एक तो हो गया समंदर की गहराई होती है ना, तो इन साइड में तो इतना हीट नहीं पहुंचेगा, लेकिन सरफेस पे जो सोलर रेज आ रहा है तो वाटर हीट गेन करेगा, ठीक है। एंड सरफेस का जो समंदर का सरफेस पे जो वाटर है, वो सरफेस पे वाटर जो है वो थोड़ा हॉट हो जाएगा, ठीक है। या उसके नीचे का भी लेयर का क्या हो जाएगा, कुछ थर्मल एनर्जी गेन कर लेगा। जैसे वाटर को आप हीट करते हैं तो वाटर के पास थर्मल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही है, क्या होगा, कुछ थर्मल एनर्जी गेन करेगा, ठीक है ना। एंड उस थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप बोलोगे कि इतना तो थर्मल एनर्जी नहीं होगा कि स्टीम जनरेट होगा या कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम वगैरह जनरेट नहीं होगा, ठीक है। स्टीम वगैरह तो जनरेट नहीं होगा, लेकिन आप रेफ्रिजरेंट जानते हो? रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? जो बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर पे भी उसकी बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होती है, सराउंडिंग टेम्परेचर से बहुत ही कम होती है। जैसे आपका अमोनिया है, तो अमोनिया का बॉइलिंग टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मान लो वाटर का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस भी हो गया, तो हम वहां पे क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे ब्राइन को, ब्राइन या ये जो अमोनिया है, अमोनिया को हीट करने के लिए, ठीक है। एंड देन अमोनिया वाटर से हीट गेन करके क्या होगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा एंड उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड इस हाई प्रेशर टेम्परेचर अमोनिया को आप यूज कर सकते हो टरबाइन को रोटेट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। मीन्स ओशन में जो थर्मल एनर्जी होगी ड्यूरिंग हीटिंग, डे हीट। बोलिए। हेलो। ओके, नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, किसी को पता है जियोथर्मल एनर्जी? हेलो। एनीवन? कुछ आइडिया है जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? नहीं? ओके, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, आप सबको पता है अर्थ का कैसा स्ट्रक्चर है। अर्थ के अंदर कोर होता है, कोर में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा वेरी हॉट होता है, ठीक है। मीन्स मोल्टेन मेटल्स होते हैं वो, ठीक है। तो अगर वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल है इनसाइड द अर्थ, मीन्स अर्थ के अंदर जो कोर है, कोर में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है, तो अगर अर्थ के सरफेस से हम ड्रिल करके, यानी ड्रिलिंग करें एंड कोर तक या समझो उसके जस्ट ऊपर तक, या यानी अर्थ का क्रस्ट समझो, उसके अंदर थर्मल एनर्जी है, ठीक है। एंड आप क्या करोगे, अर्थ के सरफेस से ड्रिल करके वहां तक पहुंचते हो और वाटर को अगर सप्लाई करते हो, तो वहां पे टेम्परेचर कितना है, बहुत ही ज्यादा है। मीन्स मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है, तो वाटर को अगर हम पाइप के थ्रू सप्लाई करते हैं तो वाटर इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। एंड हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम वहां से हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उस स्टीम को आप यूज कर सकते हो टरबाइन को रोटेट करने के लिए। तो जियोथर्मल मीन्स अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हीट है, उस एनर्जी को, उस हीट को यूज करना स्टीम जनरेशन के लिए, ठीक है ना। हेलो। जी सर, ठीक है। समझ में आ रहा है जियोथर्मल एनर्जी क्या है, समझ में आया क्या? जियोथर्मल जी सर। सबको पता है ना, अर्थ क्रस्ट में क्या है, प्लाज्मा मोल्टेन मेटल है, वो हाई टेम्परेचर पे है। मोल्टेन मेटल का टेम्परेचर कितना होगा, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस होगा,
ठीक है। एंड अगर आप ड्रिल करके पाइपिंग के थ्रू वाटर को सप्लाई करते हो उस लेवल तक, तो वाटर हीट गेन करेगा अर्थ क्रस्ट से, एंड इतना ज्यादा वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। मान लीजिए हम 5 बार पे भी या 10 बार पे वाटर को सप्लाई करते हैं, तब भी 150 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन उस सुपर हीटेड स्टीम को टरबाइन के ऊपर सप्लाई करके हम क्या करेंगे, टरबाइन को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट है। बट जो मोस्टली इंडिया में यूज थर्मल पावर प्लांट है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। ऑलमोस्ट 65 to 70% जो थर्मल पावर प्लांट इंडिया में है वो कोल बेस्ड है। ठीक है, देन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, मीन्स फिर भी 65 to 70% जो पावर जनरेशन होता है इंडिया में वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। ओके, नेसेसिटी ऑफ पावर प्लांट, तो ये तो सबको पता है पावर प्लांट हमें क्यों चाहिए, पावर प्लांट क्यों बैठाते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्री यूजर जो भी है, डोमेस्टिक यूजर जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, इंडस्ट्री यूजर है, रेलवे है, यानी ये सभी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इनकी जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए क्या हमें पावर प्लांट बैठाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अभी आप सुन रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही जोर से चल रहा है। इलॉन मस्क का भी मैंने बोला था कि उसका भी टेस्ला कंपनी है एंड वो पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर रहा है, इंडिया में भी लॉन्च करने जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को यानी जो भी उसमें बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अभी मैक्सिमम जो व्हीकल्स यूज हो रहे हैं, कार, बाइक या ट्रक वगैरह जो भी है, वो किस पे चल रहा है, डीजल एंड पेट्रोल पे चल रहा है या सीएनजी पे चल रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना। तो ये सारे पे रन हो रहा है। अगर मान लीजिए ये इसमें से 25% भी यूजर जो है ये पेट्रोल बेस्ड या डीजल बेस्ड व्हीकल्स को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई करते हैं, तो उनका डिमांड पूरा करने के लिए मीन्स ये एडिशनल डिमांड जनरेट हो जाएगा कि इतना डिमांड हमें चाहिए बैटरी को चार्ज करने के लिए। मीन्स मान लीजिए एक बार बैटरी को चार्ज करने के लिए मुझे 5 यूनिट यूज होता है, तो 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, और 25% व्हीकल अगर आ जाते हैं मार्केट में, तो 25% को चार्ज करने के लिए पर डे कितना यूनिट यूज होगा, एंड उतना एडिशनल यूनिट पावर प्लांट को सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कमिंग डेज में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के संख्या बढ़ने से क्या होगा, पावर डिमांड भी इंक्रीज होगा। ओके, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जनरली ये उसका लेआउट होता है। ठीक है, ऐसा ये तो 3D लेआउट है। ये जो बड़े बड़े ये दिख रहे हैं ये क्या है, कूलिंग टावर्स है। ये 4 जो है ना, ये क्या दिख रहा है, कूलिंग टावर। देन इसमें अलग अलग ये होता है, डिविजन्स होते हैं। अब डिवीजन क्या क्या होगा इसमें हम देखेंगे 2D डायग्राम में। ठीक है, 3D डायग्राम में तो जस्ट ये इतना समझो कि ये लेआउट है, इसी को लेआउट बोलते हैं कि कौन कौन सा डिवीजन कहाँ कहाँ पे होगा। जैसे कॉलेज का मैंने कल एग्जांपल दिया था कि कॉलेज में हॉस्टल कहाँ पे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल का जो क्वार्टर है वो कहाँ पे होगा। तो ये इस कॉलेज का लेआउट है। तो वैसे ही थर्मल पावर प्लांट में जो डिफरेंट उसके पार्ट्स है, वो डिफरेंट पार्ट डिविजन्स कहाँ कहाँ पे होंगे उसको हम बोलते हैं लेआउट। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। हाँ बोलो, कौन बोल रही है, किसकी आवाज आ रही है, कुछ पूछना है किसी को। अभी तक हमने जितना पॉइंट कवर किया है उसमें कोई किसी को कुछ पूछना है? नहीं। नहीं समझ में आ रहा है?
यस। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पावर स्टेशन। साइट सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब कहीं पे पावर स्टेशन बैठाया जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए साइट सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि साइट आप कैसे सिलेक्ट करोगे, कौन से एरिया में पावर प्लांट इंस्टॉल करना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। सो इसके अंदर आता है फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या है, किसी भी पावर प्लांट के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होगा। रॉ मटेरियल मीन्स उसको क्या चाहिए सर रॉ मटेरियल कोयल हो गया, पावर प्लांट सर वाटर हो गया, फ्यूल, सॉलिड फ्यूल्स चाहिए। तो सॉलिड फ्यूल की अवेलेबिलिटी मीन जो भी सॉलिड फ्यूल है। रॉ मटेरियल कोयल होगा ना सर, जी कोल होगा ना। हाँ कोल, ठीक है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो न्यूक्लियर रॉड हो गया। अगर मान लीजिए विंड पावर प्लांट है तो विंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स जो भी पावर प्लांट, आप टाइडल पावर प्लांट है तो समुद्र में बैठाएंगे तो समंदर में भी कौन सा यानी साइट सिलेक्ट करें कि वहाँ पे ज्यादा टाइड क्रिएट होता हो एंड उससे ज्यादा पावर हम जनरेट कर सकते हैं। तो साइट सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो जैसे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात किया जाए तो कोल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, नियर बाई लोकेशन होना चाहिए। नहीं तो मान लो बिहार में कोल प्रोड्यूस हो रहा है, ओनली बिहार में कोल प्रोड्यूस होता है, थर्मल पावर प्लांट हम बैठाने जाए कहाँ, महाराष्ट्र में, तो जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ कोल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कोल को, ठीक है। तो कोल को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट आएगा वो एडिशनल कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर यूनिट जो कॉस्ट है, एक यूनिट का जो कॉस्ट आज हम लोग पे करते हैं उसकी प्राइस बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, नियर बाई एरिया में होना चाहिए, मीन्स ऐसे लोकेशन में पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जहाँ पे नियर बाई एरिया में जो फ्यूल हम यूज करते हैं वो अवेलेबल हो, ठीक है। देन नेचर ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट। साइट सिलेक्टेड शुड हैव हाई बियरिंग कैपेसिटी। मीन्स नेचर ऑफ लैंड कैसे होनी चाहिए, इसकी बियरिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए। मीन्स पावर प्लांट का वेट होता है, मीन्स उतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बैठाए जाएंगे, इक्विपमेंट बैठाए जाएंगे तो उसका वेट होगा। तो अगर अर्थ की बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, आफ्टर कंस्ट्रक्शन वो धंस सकता है ना। तो अगर मान लो आपने ऐसा सिलेक्शन कर लिया साइट का जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी अगर अर्थ की नहीं है, सॉइल की नहीं है बियरिंग कैपेसिटी, तो उसके लिए आपको फिर कॉम्पैक्शन वगैरह करवाना होगा, सॉइल का कॉम्पैक्शन करना होगा एंड उसके लिए एडिशनल कॉस्ट आएगा, मीन्स इंस्टॉलमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सॉइल से रिलेटेड मीन्स ऐसा जगह सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, हाई बियरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि जो इक्विपमेंट का वेट है, प्लांट का जो वेट है वो अर्थ के सरफेस पे अप्लाई होगा, ठीक है, एंड अर्थ का सरफेस उसको सस्टेन करना चाहिए, उस वेट को सस्टेन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वाटर अवेलेबिलिटी। मीन्स कोल बेस्ड या न्यूक्लियर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है
तो वाटर को आप क्या करते हो, स्टीम में कन्वर्ट करते हो एंड देन स्टीम को आप सप्लाई करते हो टरबाइन के ऊपर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए स्टीम जो हम जनरेट कर रहे हैं वो स्टीम किससे जनरेट हो, वाटर से। एंड वाटर अवेलेबिलिटी मीन्स ऐसा एरिया में हमने साइट सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे नियर बाई कोई रिवर नहीं है, कोई वाटर का सोर्स नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, अर्थ के ये जैसे हम पंप सेट वगैरह लगाते हैं या चापाकल वगैरह लगाते हैं, उस तरह से क्या करना होगा, उसको सबमर्सिबल पंप वगैरह डाल के वाटर का अवेलेबिलिटी कराना होगा। अब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो उतना अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम नीचे से निकालेंगे अर्थ के नीचे से, तो क्या होगा, उसका लेयर डाउन हो सकता है। लेयर डाउन होगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन को रन करने के लिए डेली वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, जो भी उसका मेकअप वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर तो नहीं चाहिए बट मेकअप वाटर ही एक लार्ज अमाउंट है। ठीक है, तो नियर बाई अगर रिवर हो, रिवर नजदीक में होगा तो वहां से वाटर आप ले सकते हो। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। मीन्स यहाँ पे डेटा है कि वन रफ एस्टिमेट इट रिक्वायर 18 into 10⁸ मीन्स 18 into 10⁸, 10 का पावर 8 लीटर पर डे 300 मेगावाट का पावर प्लांट है। तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है 18 into 10⁸ लीटर। ठीक है, तो 18 into 10⁸ लीटर एक बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर है 300 मेगावाट के लिए। एंड जबकि 300 मेगावाट वेरी स्मॉल यूनिट हुआ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ बहुत सारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जिसकी यूनिट 4000 मेगावाट है, तो कितना गुना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए। मीन्स हमें साइट सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए कि नियर में कोई रिवर हो या सी समंदर हो या लेक हो, कोई एक बड़ा लेक हो जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हो। लोड सेंटर, लोड सेंटर क्या होता है, लोड सेंटर है आपका यूजर, जो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या डोमेस्टिक यूजर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये लोड है। लोड सेंटर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको किसी को सप्लाई करना है ना। ठीक है, तो जो उसका एंड यूजर है उसको हम बोलते हैं लोड, लोड सेंटर। तो लोड सेंटर के नजदीक अगर हम पावर प्लांट बैठाते हैं तो हमें पावर ट्रांसमिशन लॉसेस वगैरह कम होंगे एंड पावर ट्रांसमिशन का जो कॉस्ट आएगा वो भी कम हो जाएगा। तो थर्मल पावर प्लांट ऐसा साइट सिलेक्शन करना चाहिए कि लोड सेंटर जो है, जो फाइनली उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने वाले जो लोग हैं उसके नजदीक पावर प्लांट हो, नियर बाई में हो। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट जो भी फ्यूल वगैरह या इक्विपमेंट वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए ले जाया जाएगा, तो ऐसा आपने साइट सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल्स जा नहीं सकता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मीन्स ऐसा एरिया आप सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं जब कंस्ट्रक्शन चलता है या मान लीजिए प्लांट रन भी हो रहा है, तो उस केस में भी लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर होता है। एश डिस्पोजल फैसिलिटी, एश डिस्पोजल फैसिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एश जो होता है ये कोरोसिव एंड पॉल्यूटिंग नेचर का होता है। जो कोयला बर्न हो गया, कोयला बर्न होने के बाद जो एश बचा है तो उस एश को कहाँ पे डिस्पोज करें, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ले जाकर फेंक दे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा एंड वो कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो एश डिस्पोजल फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि ये प्लांट लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ के लिए हजार्डस होता है। तो इसका आपके पास ऐसा साइट सिलेक्ट करो जहाँ पे एक लार्ज एरिया अवेलेबल हो एश को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंशन, साइट सिलेक्शन यानी कॉस्ट ऑफ लैंड वगैरह इसमें आएगा कि कॉस्ट ऑफ लैंड भी कम होना चाहिए एंड ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करके रखो एंड बाद में अगर पावर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी है तो आप फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए आपके पास लैंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए।
ठीक है। पावर प्लांट बैठने के बाद फिर आपको एक्सपैंड करना है तो आप जाकर लैंड खरीदो, देन लैंड खरीदने के बाद फिर आप एक्सपैंड करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उनके पास एक रिजर्व लैंड होना चाहिए जिसको आप बाद में फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। पॉल्यूशन हो गया। Thermal power plant should be located away so as to avoid the smoke, fly ash, noise and noise होती है। पावर प्लांट मशीनरी जो रन होती है तो उसमें नॉइज क्रिएट होता है। देन फ्लाई एश जो उसका चिमनी जो होता है, चिमनी से जो एश बाहर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट में ऐड होते रहते हैं, उसको फ्लाई एश बोलते हैं। देन स्मोक है, धुआं जो है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एंड जो थर्मल पावर प्लांट से जो हीट जनरेट होती है तो आसपास का एरिया का टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है। तो इसलिए पावर प्लांट का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, तो पावर प्लांट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द यूजर, मीन जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पीपल ज्यादा है, कोई नियर बाई सिटी है तो उसे दूर लोकेट करना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से लोगों का हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। ठीक है। And away from the airfield, power plants should be located away from the closely dense populated